ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज मैं नया केस देने वाली हूँ, ठीक है, पेप्टिक अल्सर का। ओके, सो उससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन पूरी विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो कैलकुलेटेड जो है वो भेजने वाली हूँ। एक स्टूडेंट का है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट का होने की वजह से जो है उसमें वैल्यूज जो है ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, पर उनका एक्यूरेट आया है। सो जो पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, तो हमने देखा कि जो पेप्टिक अल्सर, ये हम पढ़ चुके हैं पेप्टिक अल्सर पहले ही, ठीक है। सो तो पेप्टिक अल्सर जहाँ पे हम इसका प्लान देखने वाले हैं, तो पहले हमको ये जानना जरूरी है, फिर से एक रिव्यू हम कर लेंगे पेप्टिक अल्सर के ऊपर, ठीक है। सो पेप्टिक अल्सर जो है एक सीरियस हम प्रॉब्लम कह सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एक वन ऑफ द मेन डिसऑर्डर है, राइट। सो जहाँ पे पर्टिकुलरली जो अल्सर्स है, ठीक है, सो वो इंटरनल जो लाइनिंग होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, उनकी जो इंटेस्टाइनल जो लाइनिंग होंगी उसमें अल्सर्स जो है वो फॉर्म होने लगते हैं, राइट। सो तो जनरली इरोजन और जो भी म्यूकसल लाइन है उसमें डिसइंटीग्रेशन वहां पे होने लगती है, ठीक है। जब भी जो लाइनिंग है वो गैस्ट्रिक जूसेस के कांटेक्ट में ज्यादा आने लगती है, ठीक है, तभी जो वहां पे इरोजन जो है वो होने लगता है लाइनिंग के ऊपर, राइट। सो पर्टिकुलरली जो इसोफेगस है या फिर स्टमक है या फिर डिओडेनम है, ठीक है, उनकी जो लाइनिंग जो है, ठीक है, इंटरनल जो वॉल होता है वो अफेक्ट होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो स्टमक रहेगा या फिर जो भी डिओडेनम रहेंगे उनके अल्सर्स जो है वहां पे फॉर्म होने लगते हैं, जिनको पेप्टिक अल्सर वहां पे कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो टिश्यू जो है वहां पे डिसइंटीग्रेट जहाँ पे होने लगते हैं, ठीक है, उसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन वहां पे होने की वजह से जो है पेप्टिक अल्सर होता तो है, ठीक है, एंड अल्सर फॉर्म होता है, उसके साथ में जो सेल्स है, ठीक है, उनकी डेथ होने लगती है, जिसको नेक्रोसिस हम कहते हैं, राइट। सो जो भी जो स्टमक का जो ग्लूकोजा होता है, ठीक है, या फिर जो डिओडेनम है, ठीक है, तो ये जो है जनरली जो भी हम बोल सकते हैं कि एक जो गैस्ट्रिक जूस की जो भी प्रोटियोलिटिक एक्शन होती है, ठीक है, जो भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनकी जो भी एक्शन होंगी, ठीक है, सो वो जनरली एक हम बोल सकते हैं कि इनको जो भी एंजाइम होंगे या फिर जो म्यूकोजल बैरियर्स होंगे, ठीक है, उनके थ्रू वो एक्शन जो है या फिर प्रोटीलिटिक एक्शन जो है वो वहां पे होती है, ठीक है। और जहाँ पे हम देखते हैं कि जो एरिया अफेक्टेड होता है पेप्टिक अल्सर से, ठीक है, यानी वहां पे इरोजन होने की वजह से, तो कौन कौन सा, तो एक तो जो ईसोफेगस है उसका लोअर पार्ट, ठीक है, उसके साथ में जो स्टमक है, ठीक है, उसका जो हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे फूड लॉन्गर टाइम के लिए रहता है, ठीक है, सो वो रीजन जिसको एंट्रम कहा जाता है, ठीक है। और जो है जो डिओडेनम जो है उसका फर्स्ट पोर्शन जो है, ठीक है, जिसको डिओडेनल बल्ब कहा जाता है, ठीक है, तो वहां पे जनरली इरोजन जो है वो होता है। उसके बाद में हमने कॉजेस देखे थे इसके, ठीक है, कौन कौन से कॉजेस है, ठीक है, जब भी न्यूरल या फिर हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, तो वहां पे ये दो मेन फैक्टर। मैम आपका माइक म्यूट है। नहीं, माइक म्यूट नहीं है, ऑन ही तो है। मैम हो गया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अच्छा ओके ओके, सॉरी, वहां पे ऐसे करते वक्त वो हो गया था, ओके ओके। सो तो यहाँ पे जो मेन कॉजेस है, ठीक है, जब भी न्यूरल या फिर हार्मोनल एबनॉर्मलिटी आती है, ठीक है, तो ये जनरली जो फैक्टर्स है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए, ठीक है। जो भी न्यूरल या फिर हार्मोनल जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक्चुअली अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो ये म्यूकसल इंटीग्रिटी जो होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और जो भी एसिडिक इरोजन वगैरह होने की वहां पे चांसेस होते हैं उसको रोक दिया जाता है, राइट। पर अगर यहाँ पे अगर वो फैक्टर जो है, ठीक है, अपोजिटली वहां पे बिहेव करने लगे, ठीक है, या फिर उनमें एबनॉर्मेलिटी आ गई, ठीक है, तो वहां पे इरोजन जो है वो क्रिएट हो जाता है, जो भी म्यूकसल टिश्यूज है उसमें इरोजन आने लगता है,
ठीक है। और वो जो इरोजन होता है वो एसिड की वजह से होता है, जो भी गैस्ट्रिक जूसेस है और उसमें जो भी एसिड है, राइट, तो उस एसिड की वजह से, ठीक है, एसिडिटी बढ़ने की वजह से भी बोल सकते हो आप, राइट, तो वो इरोजन उसके यानी ज्यादा कांटेक्ट में आने की वजह से वहां पे इरोजन हो जाता है, राइट। सो जो फैक्टर्स है, ठीक है, जो म्यूकोजा को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, राइट। उसके बाद में जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम मैंने बोला था, तो पेप्सिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, राइट। उसके बाद में गैस्ट्रिक इरिटेंट्स है, अल्कोहल है, कैफीन है, एक्सेस टी है, ठीक है, या फिर मीट एक्सट्रैक्ट्स है, या फिर स्पाइसेस वगैरह है, राइट। उसके बाद निकोटीन है, टोबैको है, ठीक है, किसी भी तरह एडिक्शन जो है, उसके बाद में एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद में जो ये डिस्ट्रक्टिव फैक्टर्स जनरली होते हैं। उसके बाद में जो डिफेंसिव फैक्टर्स होते हैं, तो वो एक तो म्यूकस होता है, राइट। उसके बाद में इपिथेलियल सेल्स का जो बैरियर हम कहते हैं वो। उसके बाद में जो गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो है वो भी जो न्यूट्रल पीएच रखने में हेल्पफुल होता है, राइट। उसके बाद में जो है जो भी रेगुलेशन होता है एसिड सिक्रीशन का, ठीक है, यानी एक हम बोल सकते हैं कि कितने अमाउंट में एसिड जो है वो सिक्रीट होना चाहिए, ठीक है, वो एक डिफेंसिव फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद में जो सेल्स की एबिलिटी होती है जो रीजनरेट करना, राइट, यानी बॉडी की एबिलिटी होती है कि सेल्स जो है उसको रीजनरेट करना, राइट। तो ये एक डिफेंसिव फैक्टर जनरली होता है। पर अगर डिस्ट्रक्टिव फैक्टर्स की बात करें तो जैसे हाँ एसिड्स वगैरह है, राइट, जो हमारी एडिक्शंस वगैरह है, या फिर कुछ ऐसे प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होते हैं, राइट, तो दीज आर दी डिस्ट्रक्टिव फैक्टर जो वहां पे इरोजन जो है जिसकी वजह से वहां पे क्रिएट हो सकती है, राइट। सो तो ये हमने देखा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है सिम्टम जो है, ठीक है, वो हमने देखी थी, गैस्ट्रिक टोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एक वहां पे हंगर तो होता है पर वो पेनफुल होता है ना, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना वहां पे पेन होने लगता है, ठीक है, जब भी हमारा स्टमक जो है एम्प्टी रहता है, ठीक है, हंगर होने लगता है पर उसके साथ में पेन होने लगता है, नहीं एक बोलते हैं ना हम एकदम कड़ आने लगती है पेट में, ठीक है, तो उसके जैसा। उसके बाद में जो हंगर कॉन्ट्रैक्शन रहता है वहां पे, सो अबाउट 1 to 3 जो है आवर्स आफ्टर मील्स, ठीक है, तो वहां पे मेन कंप्लेंट इसकी ही रहती है, ठीक। तो यहाँ पे एक तो बर्निंग सेंसेशन होता है, राइट, पेन होता है, ठीक है। उसके साथ में जो है फ्रीक्वेंट वोमिटिंग वगैरह होती है, राइट। और उसके साथ में हम देखते हैं कि जो है पेन के साथ या फिर पेप्टिक अल्सर के साथ फूड इंटेक भी जो है उनसे जो भी सिम्टम्स है, ठीक है, वोमिटिंग वगैरह, तो फूड इंटेक भी तो वहाँ पे कम होने लगता है। तो ऐसे पेशेंट जो है वो वेट लॉस की तरफ जाते हैं, और उसके साथ में वोमिटिंग के थ्रू जो भी मिनरल्स वगैरह लॉस होते, तो ऐसे पेशेंट जो है एनीमिक प्रोन भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको एनीमिया भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो अल्सर्स है एकदम से डेवलप नहीं होते, वो ग्रेजुअली जो है, ठीक है, यानी सेवरल मंथ्स जैसे सेवरल इयर्स तक जो है वो डेवलप होते जाते हैं, ठीक? और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अल्सर्स वहां पे होते हैं, तो उसके बाद में यानी जो पेशेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द जो है अंडर नरिश्ड ही वहां पे पाए जाते हैं, जहाँ पे जो भी सेवरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, ठीक, तो वहां पे उनका जो भी स्टोरेज होता है, ठीक है, वो वहां पे जो है डिप्लीट हो रहा होता है, राइट। तो इसकी वजह से ही जो हम बोल सकते हैं कि अंडर नरिश्ड जो है वो हम कह सकते हैं उनको, राइट। तो ये हमने देखा था। तो यहाँ पे हम अगर हमारी केस स्टडी से रिलेटेड अगर डाइट की बात करें, किस तरह के डाइटरी जो गाइडलाइंस है वो हमको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस का, राइट, तो वहां पे क्या होगा, एक तो जो गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको रिस्टोर करना, ठीक है, वो किस तरह से रिस्टोर करोगे आप, एक तो काउंसलिंग, मेन काउंसलिंग बहुत जरूरी है पेशेंट की, राइट। उसके साथ में डाइटरी मॉडिफिकेशन,
नहीं, जो आप डाइट में जो भी मॉडिफाई करके, ठीक है, पेप्टिक अल्सर होने के कारण वहां पे इन्फ्लेमेशन होने लगती है, राइट, इरोजन वहां पे होने लगता है, तो इसलिए आप हाई फाइबर डाइट जो है वो नहीं दे सकते, या फिर सॉलिड फूड जो है वो आप नहीं दे सकते, क्योंकि जब फूड पास ऑन होगा फिर से वहां पे जो है वो रीजन जो है और भी इन्फ्लेम्ड होता जाएगा, राइट। हो सकता है अगर ज्यादा वहां पे इरोजन क्रिएट हो तो उसमें से ब्लड भी वहां पे बाहर निकल सकता है, राइट। ब्लड जो है आपके जो भी फीसिस है उसके थ्रू बाहर निकल सकता है, राइट। तो ये जो है अवॉइड करने के लिए, ठीक है, डाइट हमेशा जो है एक तो जो है हाई फाइबर जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, उसके बाद में सॉफ्ट जो है वो डाइट देना चाहिए, और अल्सरेशन होने के कारण या फिर इन्फ्लेमेशन होने के कारण वहां पे जो स्पाइसेस वगैरह है, यानी हम ब्लैंड डाइट हम कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत कम स्पाइसेस का यहाँ पे यूज करना होता है, ठीक है, जहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन और भी जो है हम बोल सकते हैं कि पेनफुल ना हो इसकी वजह से, ठीक। तो यहाँ पे जो है, तो एक तो रिस्टोरेशन ऑफ गुड न्यूट्रिशन स्टेटस हो गया, ठीक है, उसके बाद में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है, और उसके बाद में जो बड़े हुए जो सिम्टम्स है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करना है, उसके साथ में जो एसिड सिक्रीशन है उसको रिड्यूस करना है, तो ऑब्वियस है एसिड सिक्रीशन जो है वो टैबलेट्स के थ्रू, जब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उस टैबलेट के थ्रू कम होने लगता है, ठीक है। और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वो रहेगा कि अगर सपोज वहां पे टिश्यू जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं या फिर उनका ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि उनको किस तरह से वो सेल्स जो है जो डैमेज हो चुके हैं उनको किस तरह से फिर से जो है डैमेज होने से बचाना, ठीक है, वो प्रोसेस जो है वहीं पे रोकना, या उसको फर्दर जो है टिश्यू डिस्टर्ब ना होने देना, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ऑब्वियस है आपको पता है बिल्डिंग, तो वो हम ध्यान हमको पता होना चाहिए कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन वहां पे हो रहा है, तो फिर क्या वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस वहां पे हो रहे हैं, राइट, वेट लॉस हो रहा होगा तो ऑब्वियस है जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा पेशेंट जो है एनीमिक हो सकता है, ठीक है, और होता भी है, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड कम हो जाता है, ठीक है, आयरन जो स्टोरेज है वो कम होने लगता है, नहीं। सो तो यहाँ पे जो पहली जो चीज है एनर्जी, जब हम बात करते हैं MNT की बात करते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर्स की जो मेडिसिन है उसके साथ में डाइट जो है, ठीक है, वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, नहीं। तो एनर्जी की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी इंटेक जो है, ठीक है, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट जो है वेट लॉस में जा सकता है, राइट, तो आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए इस पेशेंट को हो या फिर किसी भी पेशेंट को हो, ठीक है, एनर्जी की नीड जो है वो लगती ही है, सो इसकी वजह से एडिक्वेट अमाउंट में एनर्जी इंटेक जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जो भी वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको रोका जाए, और जहाँ पे प्रोटीन्स है, ठीक है, उसको स्पेयर करने के लिए, क्योंकि आपको हम ये पता ही है, ठीक है, एनर्जी के लिए बॉडी जो है अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल सका बॉडी को, ठीक है, एनर्जी के रूप में, तो बॉडी प्रोटीन के ऊपर डिपेंड रहती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर सपोज कार्बोहाइड्रेट हमने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो बॉडी हमेशा एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ही डिपेंड रहती है, प्रोटीन का फिर यूज कहाँ पे होता है, टिश्यू बिल्डिंग के लिए, जिसको हम प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन जो है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट का हम जनरली कहते हैं उसको, ठीक है, यानी स्पेयर करना प्रोटीन को, ठीक है, यानी उसका यूज एनर्जी के लिए नहीं होने देना, ठीक है, उसको प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन कहा जाता है, राइट। सो तो यहाँ पे एनर्जी जो है एडिक्वेट अमाउंट में देनी चाहिए, ठीक है, जो हम रेगुलरली जो नॉर्मल पर्सन के लिए निकालते हैं वेट उसी तरह, राइट। तो यहाँ पे वेट लॉस हो रहा है तो हम आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से देखेंगे कि कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, या फिर जो एक्चुअल बॉडी वेट के हिसाब से तो हम निकालते हैं, राइट। सो उसके बाद में जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सो यहाँ पे अल्सर्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, एक वुंड जो है वो वहां पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, अगर इसको हील ना किया गया, ठीक है, तो ये और भी हम बोल सकते हैं कि सीवियर होने लगता है, या फिर परफोरेट होने लगेगा,
राइट, और उसके थ्रू जो है ब्लीडिंग होने लगेगी, राइट। जो हम बोल सकते हैं कि इरोजन ज्यादा होते जाएगा और उसके साथ में जो है परफोरेशन जो है होता है वहां पे और ब्लीडिंग होने लगती है, राइट। तो इसके लिए एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन जो इनटेक है, ठीक है, वो वहां पे होना बहुत जरूरी है, ताकि उससे इंश्योर हो जाता है कि जो भी टिश्यू जो है, ठीक है, वो वहां पे हील हो, ठीक है। जो रप्चर हो रहे हैं या डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं या फिर जिनका डिस्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है, उनको हील करने के लिए या फिर जो रीजनरेट करने के लिए जो सेल्स हैं उनको रीजनरेट करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बैलेंस वे में होना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसकी वजह से जो न्यू टिश्यूज है वो भी सिंथेसिस होना बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रोटीन जो है बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे भी एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन जो है वहां पे देना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल मिल्क जो है, ठीक है, वो हम दे सकते हैं, जिसको हम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं इसके बफरिंग एक्शन के थ्रू, ठीक है, जो मिल्क है उसके बफरिंग एक्शन के थ्रू एक्चुअली क्या होता है कि जो वहां पे एक हम बोल सकते हैं इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, या फिर जो भी हम बोल सकते हैं कि जैसे वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है या फिर इरोजन हो रहा है, उसके वजह से वो पेन हो रहा है, रे। तो मिल्क की वजह से क्या होता है कि जो बफरिंग एक्शन उसमें होती है, तो वो जो है टेम्पररी जो रिलीफ है, ठीक है, वो वहां पे देता है, ठीक है। तो इसलिए मिल्क जो है वो हम वहां पे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो है वहां पे जो भी प्रोटीन डाइजेशन से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सो वो जनरली जो भी सिक्रीशन होता है गैस्ट्रिक जो भी जूसेस है उसका, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करते हैं, राइट। सो तो इसलिए जो मिल्क है जनरली जो भी गैस्ट्रिक एसिडिटी होती है, ठीक है, उसको 20 to 60 मिनट्स के लिए जो है न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो इसलिए मिल्क जो है, ठीक है, वो वहां पे सजेस्ट कर सकता किया जाता है, ठीक है। सो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक तो जो हाई मिल्क कंटेंट है, ठीक है, वो वहां पे हम ना देते हुए, ठीक है, कुछ यानी रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में मिल्क हम वहां पे दे सकते हैं, राइट। क्योंकि हाई अमाउंट में भी अगर देंगे, ठीक है, तो उसका भी एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, जो भी हीलिंग रेट होता है अल्सर का, ठीक है, तो उसमें जो है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि एक तो उसमें हाई कैल्शियम कंटेंट होता है, राइट। तो हो सकता है वहां पे जो है उसका एडवर्स इफेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो मिल्क होता है वो जो भी एसिड प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करता है, राइट। तो इसलिए मिल्क जो है हमेशा लिमिटेड अमाउंट में ही वहां पे यूज करना चाहिए, ठीक है, यानी जो भी सिम्टोमेटिक रिलीफ है, राइट, उसके लिए, ठीक है। सो उसके बाद में तो यहाँ पे हम मिल्क जो कहेंगे रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में, राइट। यानी आप अगर ग्लास दे रहे हो तो आप क्या करोगे, हाफ ग्लास दोगे, या फिर जो है हम बोल सकते हैं कि सिर्फ मिल्क ना देते, उसको अगर डाइल्यूट कर पाया वाटर के साथ, ठीक है, वैसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ साधा मिल्क ना देते हुए सिर्फ आप उसको अगर थोड़ा और भी डाइल्यूट कर सकते हो, ठीक है, उसमें वाटर कंटेंट डाल के, यानी अगर आपको 1 ग्लास मिल्क देना है तो क्या करोगे आप डाइल्यूट करने के लिए, हाफ ग्लास मिल्क लोगे और हाफ ग्लास जो है वाटर लोगे, ठीक है। इस तरह से भी आप दे सकते हो, राइट। तो ये रेस्ट्रिक्शंस हम वहां पे मिल्क के लगाते हैं, ठीक है, उसको दिया भी जाता है क्योंकि सिम्टोमेटिक जो एक जो टेम्पररी रिलीफ जो है उसको वो देने के लिए, राइट। सो तो उसके बाद में प्रोटीन्स जो है, ठीक है, जैसे कॉटेज चीज है, एग है, ठीक है, या फिर जैसे फिश वगैरह है, चिकन वगैरह है, ठीक है, तो वो बेनिफिशियल माने जाते हैं, पर एडिक्वेट अमाउंट में, या फिर हम रेस्ट्रिक्शंस उसको लगाते हैं, जैसी जिसकी नीड होगी जिस पर्सन की उसके हिसाब से, ठीक है। यानी अगर सपोज पेप्टिक अल्सर के साथ दूसरा कोई डिसीज होगा, राइट, तो वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, ठीक है नहीं। सो उसके हिसाब से अदरवाइज एडिक्वेट अमाउंट में जो है हम वहां पे देते हैं, किस वजह से या फिर किसके लिए, कारण क्या है, तो सेल्स है उनकी रीजनरेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि जो भी एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोटीन है, उसको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कहा जाता है। जो सिंपल प्रोटीन जो दालों में से मिलने वाला जो प्रोटीन है, वो जितना इफिशिएंटली
अपना जो हम बोल सकते हैं कि एक्शन जो है वो उतना नहीं दिखाएगा, ठीक है, जिसके कंपैरिजन में ये जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स होते हैं वो दिखाते हैं। अरे इसलिए वहां पे जो है बायोलॉजिकल एक्टिव जो हम कहेंगे, यानी सबसे ज्यादा सॉरी सबसे कम समय में, यानी कंपेयर टू दाल वगैरह, ठीक है, सीरियल या पल्सेस कंपेयर टू दोज थिंग्स, ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत इफिशिएंटली काम करते हैं। नहीं, उसके बाद में तो ये प्रोटीन का हो गया। सो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन कंटेंट है, ठीक है, सो या फिर वहां पे प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी यूज किए जाते। तो अगर प्रोटीन कंटेंट की हम बात करें तो अबाउट 10 to 15 ग्राम पर डे के हिसाब से वहां पे जो है आरडीए के अबव जो है वो वहां पे बढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो है पेप्टिक अल्सर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। उसके बाद में फैट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फैट्स हमको पता है कि जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, ठीक है, उसको डिले करने में हेल्प करते हैं, राइट। सो जो प्रोडक्ट्स होते हैं फैट डाइजेशन के बाद मिलने वाले, ठीक है, सो वो जनरली जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसमें जो एंटेरोगैस्ट्रोन है उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, यानी उसको स्टिमुलेट करने के बाद एक्चुअली क्या होता है कि जो जो सिक्रीशन है, ठीक है, वहां पे वो इनहिबिट होने लगता है, ठीक है। सो इस तरह के जो भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, जैसे लिनोलेइक एसिड है, ईपीए है, ठीक है, इकोजा पेंटोनोइक एसिड, ठीक है, तो ये बहुत इफेक्टिव जो है वो माने जाते हैं ड्यूओडेनल अल्सर्स के लिए, ठीक है, ताकि जो यानी एक्चुअली इनका जो रिसर्च जो है वो फॉर्म हुआ था जहाँ पे उन्होंने जो है ये जो पूफा है या फिर जो इकोजा पेंटोनोइक एसिड या फिर लिनोलेइक एसिड जो है, ठीक है, तो इन विट्रो ग्रोथ जो होती है H पायरोली की, ठीक है, उसके को इनहिबिट करने में जो है वो हेल्पफुल होते हैं, तो इसलिए उनको बहुत इफेक्टिव माना जाता है, राइट। सो यहाँ पे अराउंड 25 to 30 ग्राम फैट जो है विजिबल फैट हम कहेंगे, जो आप ऑयल वगैरह लेते हो वो, ठीक है, तो वो हम डेली डाइट में जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं 25 to 30 ग्राम, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हम नॉर्मली पर्सन को देते हैं, ठीक है, उतना है, राइट। उसके बाद में जो है यहाँ पे जो भी इमल्सिफाइड फैट है, ठीक है, तो वो जनरली हमको पता है कि डाइजेशन के लिए बहुत इजी होते हैं, ठीक है, पर वो ज्यादा भी देना जो है वो हम अलाउ नहीं करते, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में हम कह सकते कि वो वहां पे हम दे सकते इमल्सिफाइड फैट, जो भी घी है बटर है, तो वो आप दे सकते हो कि क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो पाते हैं और उसकी वजह से जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन है वो भी वहां पे एब्जॉर्ब हो पाएंगे, राइट। उसके बाद में जो यहाँ पे फ्राइड फूड्स वगैरह हैं वो यहाँ पे टोटली अवॉइड करना है, ठीक है, फ्राइड फूड्स हो, ठीक है, जो भी जंक फूड्स है वो यहाँ पे टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, और हम पेप्टिक अल्सर होने के कारण जो है वहां पे और भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है वो जो है हम बोल सकते हैं कि वो अपना नहीं सकते, या फिर वहां पे हम उसको ये नहीं कर सकते, अलाउ नहीं कर सकते, नहीं तो और भी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो सकती है, ठीक। सो उसके बाद में अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यहाँ पे अबाउट जो है नॉर्मल वे में एडिक्वेट अमाउंट में जो है 55 to 65 डेली इंटेक जो है वो वहां पे होना चाहिए, ठीक है। और जो एम्फासिस है, ठीक है, यानी जो इम्पोर्टेंस है हम बोल सकते हैं, तो वो एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और जो हम बोल सकते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो अच्छी तरह से कुक हो पाए, यानी सॉफ्ट जो है उसका टेक्सचर बन सके कुकिंग के बाद, ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि जैसे ऊपर की स्किन है फ्रूट्स की वगैरह वो भी ले सकते हैं, तो नहीं, ठीक है, अगर हाँ अगर वो इसमें ले सकते हैं कि अगर वो प्रॉपरली कुक हो सकती है और डाइजेस्ट हो सकती है तभी ले, नहीं तो जो भी जैसे अदर फाइबर्स है जो इनसोल्युबल फाइबर्स है वो आप वहां पे नहीं ले सकते, ठीक है, ऑलरेडी वहां पे जो है प्रॉब्लम हो चुकी है, अल्सर हो चुका है, तो वहां पे जो है वो फिर से इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हो, इसलिए ऐसे आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो जो जो सॉफ्ट जो है वो हो कुकिंग के बाद,
ठीक है। तो ऐसे आप सजेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर सपोज आपको एप्पल भी देना है तो क्या होता है, ऊपर की स्किन जो है कभी कभी आप नहीं दे सकते, पर यहाँ पे जो है आप स्ट्यूड एप्पल जो है उस फॉर्म में आप एप्पल्स दे सकते हो, जहाँ पे ऊपर की स्किन भी जो है वो आ सकती है और वो सॉफ्ट हो जाती है, अगर आपको पता होगा। ठीक है, यानी जो एप्पल्स है उनको उबाला जाता है। ठीक है, एक तो शुगर सिरप में या फिर ऐसे भी उबाला जाता है, तो वैसी एप्पल्स जो है वो आप वहां पे दे सकते हो। ठीक है। सो तो यानी हमको कार्बोहाइड्रेट ऐसे यूज करने हैं कि एक तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स भी। और कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बहुत वेल कुक्ड फॉर्म में होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, तभी हम उसको जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं या फिर उनको सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट को। राइट। सो यहाँ पे जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल माने जाते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू इनसोल्युबल फाइबर्स। ठीक है, जैसे पेक्टिन्स है, गम्स है, राइट, तो वो बहुत बेनिफिशियल माने जाते हैं। पेक्टिन्स आपको पता है एप्पल में पाया जाता है, सबसे ज्यादा गुआवा में पाया जाता है। ठीक है, आप जेलीज बनाते हो, ठीक है, और जैम्स बनाते हो। ठीक है। तो ये जो डाइट में अगर फाइबर रहा, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो डिले होगी। ठीक है, उसके साथ में जो भी म्यूकोजल डैमेज है वो भी प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, जो एसिडिटी की वजह से हो रहा है, ठीक है, म्यूकोजल लाइनिंग जो है वहां पे इरोजन क्रिएट हो रहा है, तो वो भी कम हो जाएगा। सो इसलिए फाइबर का होना तो बहुत जरूरी है, पर ऐसे फाइबर आप चुनिए कि जो इंफ्लेमेशन क्रिएट ना कर सके, जो कुकिंग के बाद सॉफ्ट हो जाए। राइट। सो इस तरह से आप देखते होंगे कि जैसे गेहूं वगैरह है, ठीक है, उसका जो ऊपर का कवर होता है, सपोज आप ऐसे ही गेहूं भिगो के रखे तो ऊपर का कवर जो है जब निकल जाता है, ठीक है, तो वो हमारे जो है इसमें जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता, अगर ऐसे ही सोक करके रखे। पर अगर वो पाउडर फॉर्म में देते हो आप तो वो इजीली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, या फिर जैसे कुछ वेजिटेबल्स जैसे होती है कि जो ऊपर की कवरिंग होती है, फिर फ्रूट्स भी होते हैं। ठीक है, ऊपर का जो भी पोर्शन रहेगा, एडिबल पोर्शन जो है, ठीक है, तो वो हम हमेशा जो है हाई फाइबर डाइट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बल्क जो है वो स्टूल के लिए देता है। ठीक है, पर यहाँ पे जो है हम किस लिए यूज कर रहे हैं कि, और ऐसे फाइबर यूज करेंगे जो सॉफ्ट कुकिंग के बाद में वो सॉफ्ट हो जाए। तो हमेशा ऐसी ही चीजें चुनना चाहिए या फिर ऐसी ही कुकिंग टेक्निक्स जो है आप यूज करोगे। उसके बाद में जैसे जो फूड का पीएच जो है, ठीक है, वो भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि एक थेरेपेटिक जो है इम्पोर्टेंस बहुत है जो फूड है। ठीक है, उसका पीएच जो है वो मेंटेन करना, तो ये एक हम बोल सकते हैं कि फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है थेरेपेटिक जो है डाइट में। ठीक है। सो जैसे कुछ पेशेंट जो इनमें माउथ में या फिर इसोफेगस में लेजन्स हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे फूड जो हमको यहाँ पे जो है डालने हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लेजन्स है, अल्सर है, ठीक है, बहुत एसिडिक फूड जो है वो आप नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो फूड यानी ऐसे फूड जो हमको डालने हैं कि जो लेस एसिडिक हो, राइट, यानी जिनका पीएच जो है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल जो है 5 की रेंज में जो है वो आ जाए। राइट। सो और जैसे हम देखते हैं कि जैसे ऑरेंज जूस वगैरह होता है या फिर ग्रेप फ्रूट वगैरह होता है, उसका जो पीएच लेवल है 3.2 से लेके 3.6 तक जो है वो होता है। ठीक है, सो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एसिडिटी जो है, ठीक है, उसकी एसिडिटी की वजह से, इन फ्रूट्स की एसिडिटी की वजह से, या फिर जो एसिडिक फ्रूट जूसेस है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो पेशेंट है उनके डाइट में हम जनरली ऐसे कंपोनेंट जो है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, पर वहां पे उनको भी जो है न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम जो है ऑरेंज जूस वगैरह वो वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, पर वहां पे उसको न्यूट्रलाइज करना वो बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो है कुछ पेशेंट में ये हम टॉलरेट हमेशा किया जाता है, या फिर कुछ पेशेंट में सिम्टम्स देख के नहीं क्या, तो उसके हिसाब से, यानी अल्सरेशन किस तरह का है, कितने टिश्यू डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम वो देख के जो है वहां पे ऑरेंज जूस वगैरह हम डाल सकते हैं। ठीक। सो तो पीएच जो है वो मेंटेन होना बहुत जरूरी है, यानी पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सा फूड ज्यादा एसिडिक है और कौन सा फ्रूट कम एसिडिक है। राइट। सो और जो ऐसे फ्रूट जो है,
ठीक है। जैसे जो जीआई या फिर जो म्यूकोजा है, ठीक है, उसको डैमेज कर सकते हैं, जैसे स्पाइसेस है या फिर हर्ब्स है या फिर जो भी कॉन्डिमेंट्स है, अरे तो वो जनरली जो भी जीआई म्यूकोजा है उसको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक इरिटेटिंग जो इफेक्ट है वो वहां पे देते हैं, राइट। तो ऐसे वक्त में, ठीक है, जो फूड है या फिर जो डाइट आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो वहां पे जो भी स्पाइसेस है, कॉन्डिमेंट्स है, ठीक है, कैफिनेटेड जो ड्रिंक्स है या फिर कैफिनेटेड जो भी फूड्स है या फिर अल्कोहल है, ठीक है, या फिर जैसे मीट एक्सट्रैक्ट हमने पहले भी बोला, तो वहां पे वो अवॉइड करना बेहतर माना जाता है, राइट। सो ताकि और भी वहां पे इरिटेशन ना हो, ठीक है। और उसके साथ में ये अवॉइड करने से क्या होता है, जो गैस्ट्रिक पीएच जो है वो भी मेंटेन रहता है, राइट। उसके बाद में अल्कोहल, ठीक है, तो ये आपको पता है कि जो भी इंटेस्टिनल ग्लूकोजा है उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है। और सो इसकी वजह से जो है हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अल्कोहल जो है, ठीक है, वो एक तो अवॉइड कर किया जाता है या फिर जो है बहुत कम अमाउंट में वहां पे एडवाइस किया जाता है, राइट। उसके बाद में सिगारेट स्मोकिंग, राइट। सो इसके भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं क्योंकि उसमें निकोटीन पाया जाता है, राइट। सो तो यहाँ पे एक तो जो रिफ्लेक्स है वो इंक्रीज हो जाता है, जो भी डिओडेनल जूस है उसका, ठीक है। उसके बाद में जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके साथ में जो पैनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट सिंथेसिस है वो डिक्रीज होने लगता है। सो इसके लिए जो स्मोकिंग है उसको हमेशा के लिए स्टॉप करना जो है, ठीक है, वो रेकमेंड किया जाता है, पर्टिकुलरली फॉर पेप्टिक अल्सर पेशेंट, राइट। उसके बाद में फूड टेक्सचर जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइबर है उसको एक तो स्ट्रिक्टली वहां पे ओमिट किया गया है, ठीक है। सो अगर हम कहें कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भले ही दिया जा रहा है पर उसको हम सॉफ्ट फॉर्म में दे रहे हैं, राइट। पर तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, तो ऐसे फाइबर जो फाइबर है, ठीक है, अगर हाई फाइबर जो है या फिर जो हम बोल सकते हैं कि सेलुलोजिक फाइबर जो है अगर उसका कंटेंट हाई कर दे हम, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। पर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में जो सोलुबल फाइबर्स है, ठीक है, जैसे पेक्टिन हमने बोला, ठीक है, उसके बाद में गम्स वगैरह बोला, सो जनरली पेक्टिन ही हम देते हैं, ठीक है। सो तो यहाँ पे जो भी पेक्टिन्स वगैरह है, ठीक है, यानी सोलुबल फाइबर्स हम कहेंगे, ठीक है, तो वो जो है हम देते हैं पर वो भी लोअर अमाउंट में, ठीक है। यानी उसकी वजह से भी हो सकता है कि सोलुबल फाइबर्स भी उसका भी हमको जो है कभी कभी अंदाजा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो अल्सरेशन इतना हो जाता है, वो भी फाइबर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए वहां पे सजेस्ट तो किया ही जाता है, ठीक है। पर कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट में एडवर्स इफेक्ट वहां पे दिखाई देता है, ठीक है। सो उसको रोकने के लिए यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं कि एक टॉलरेंस लेवल जो है पेशेंट का वो देखते हुए या फिर जो है लोअर अमाउंट में जो है सोलुबल फाइबर जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें जैसे पल्सेस है, सोयाबीन है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ठीक है, या फिर जैसे पीज है, एप्पल है, ठीक है, ये या फिर वाटरमेलन है, इसमें सोलुबल फाइबर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फूड जो है हम वहां पे दे सकते हैं। सो तो ये जो है बेसिक हमने देखा कि किस तरह की गाइडलाइंस हमको प्रोटीन, एनर्जी, फैट जो है जब हम इसका इंटेक जो है वो देते हैं, ठीक है, तो किस तरह के हमको गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए, ठीक है, क्या क्या फूड्स हमको इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, ठीक है, तो ये हमको पता होगा, ठीक है। उसके साथ में हम जो भी देखते हैं कि जैसे जो पेशेंट है उसको फीडिंग जो है डिफरेंट स्टेजेस में दी जाती है, ठीक है। एक पहला जो है स्टेज जो है उसमें जो है हम जैसे पेन से जो रिकवरी होने लगती है पेशेंट की, ठीक है, तो यहाँ पे 6 मील पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है जनरली, ठीक है। यहाँ पे लाइट ब्लैंड डाइट, उसके बाद में जो है सॉफ्ट डाइट जो है या फिर लो फाइबर डाइट है, उस तरह का डाइट हम देते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि जो भी लेट नाइट फीडिंग जो है वो उसको अवॉइड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है जो डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसकी वजह से जो है एपिगैस्ट्रिक पेन जो है, ठीक है, वो वहां पे हो सकता है। तो ये लेट नाइट फीडिंग जो है वो अवॉइड किया जाना वो बेहतर माना जाता है।
उसके बाद में जो सेकंड स्टेज है, ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ फीडिंग्स है वो वहां पे रिड्यूस की जाती है, ठीक है। यानी पहले स्मॉल स्मॉल जो फ्रिक्वेंट मील्स दिए जाते थे, ठीक है, अब जो फीड्स है वो 3 to 4 मील्स के ऊपर आ जाती है, ठीक है। यानी जो पेशेंट है जब डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, ठीक है, तो वैसे वैसे अमाउंट ऑफ फीडिंग जो है वो इंक्रीज की जाती है, ठीक है। उसके साथ में जो स्टेज 4 है उसमें फिर जो है लिबरल अमाउंट में जो है डाइट जो है, ठीक है, वो दिया जाता है, ठीक है, यानी डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स जो टॉलरेंस लेवल, राइट। उसके साथ में ऑप्टिमम इंटेक जो है वो कैलोरी का, प्रोटीन का, फैट का, विटामिन का और मिनरल्स का वहां पे किया जाता है, यानी जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, यानी घर पे लाया जाता है, राइट। उसके बाद में जो लाइफस्टाइल जो है वो वहां पे चेंजेस कंप्लीटली हो चुके होते हैं, जो भी अगर उसको जो है अल्कोहल हो, ड्रिंकर होगा या फिर स्मोकर होगा, ठीक है, तो वो टोटली अवॉइड ही किया जाता है, ठीक है। सो तो यहाँ पे जो है कुछ हमको याद रखने की चीजें, तो वो क्या क्या है या फिर हम हमेशा रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन 3 रेगुलर मील्स जो है, ठीक है, वो हमेशा लेनी चाहिए, ठीक है। यानी आप फ्रीक्वेंट मील्स या फिर स्मॉल मील्स जो है वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके साथ में जो है यहाँ पे हमेशा स्मॉल मील्स के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, यानी अगर हम 3 बड़े मील्स की जगह अगर 4 हम छोटे मील्स या फिर 5 छोटे मील्स अगर हम लेते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, मिड मॉर्निंग हो गया, लंच हो गया, ठीक है, उसके बाद स्नैक्स हो गया, इवनिंग में कुछ ऐसा लेते हैं या फिर डिनर इस तरह से, या इवनिंग हम छोड़ देते हैं या फिर जो है जैसे डिनर में कुछ लेते हैं, ठीक है। तो इवनिंग में हमारा स्मॉल ही होता है, मिड मॉर्निंग और इवनिंग को छोड़ देंगे तो छोटे छोटे हम कुछ जूसेस वगैरह या फिर नट्स वगैरह या फिर फ्रूट्स वगैरह ही लेते हैं, ठीक है। पर ये जो 4 मेन मील्स हो गए, ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद में लंच हो गया, स्नैक्स हो गया और डिनर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो है हम ले सकते हैं, स्मॉल पोर्शन जो है साइज, ठीक है, वो मिल का हम ले सकते हैं। तो हमेशा ऐसे ही होना चाहिए मिल, क्योंकि जो स्टमक डिस्टेंशन है, ठीक है, उसको रोका जाए या फिर उसको अवॉइड किया जाए, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो है यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में कॉफी, टी या फिर अल्कोहल जो है वो जो है कंज्यूम करना बहुत हानिकारक हो सकता है, तो उसके लिए वो अवॉइड करना या फिर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाना बहुत जरूरी है वहां पे, ठीक है। पर पेप्टिक अल्सर में एक्चुअली वो अवॉइड ही किया जाता है, ठीक है। जो कैफिनेटेड, पर्टिकुलरली कैफिनेटेड जो ड्रिंक होती है या फिर जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है ना, वो हमेशा अवॉइड ही किया जाता है। टी कुछ आप स्मॉल अमाउंट में ले सकते हो, ठीक है, जो है मिल्क वाली टी या फिर जैसे ब्लैक टी, ठीक है, तो वो आप कुछ अमाउंट में ले सकते हो। पर जो सबसे ज्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती है या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अवॉइड ही किया जाता है। उसके बाद में जैसे कोई सिगारेट स्मोक कर रहा है, ठीक है, तो एकदम से हम उसको जो है अवॉइड कर दो क्या या फिर रोक दो, ऐसा हम वो नहीं बोल सकते, वो भी नहीं सुनेगा, ठीक है। वो एक प्रकार का एडिक्शन होता है उनको, तो एकदम से वो नहीं रोक सकते। पर वहां पे जो है उसके जो भी हम बोल सकते हैं कि जो भी सिगारेट की जो टाइमिंग्स है उसको कट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे कट डाउन करने के बाद में, ठीक है, फाइनली वो क्विट हो जाता है, ठीक है। तो यानी जो हम बोल सकते हैं कि जो उसको क्या बोलते हैं, पीरियड्स जो है, ठीक है, सिगारेट स्मोकिंग के, उसको हम कम कर सकते हैं, अरे सो तो धीरे धीरे कट डाउन करने की वजह से क्या होगा, वो जो है लास्टली जो है वो हमेशा के लिए क्विट कर देगा, ठीक है। या कम से कम उनके जो हम बोल सकते हैं कि पीरियड जो है वो कम हो जाएंगे सिगरेट स्मोकिंग के, राइट। उसके साथ में जो है जैसे एस्पिरिन वगैरह है, ठीक है, या फिर जो भी नॉन स्टेरॉइडल या फिर एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स है, ठीक है, उसको लार्ज अमाउंट में लेना वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो भी स्टमक लाइनिंग होती है ना उसको जो है डैमेज कर सकते हैं, तो इसकी वजह से। उसके साथ में जो मील्स है वो बहुत रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में हमेशा लेने चाहिए, ठीक है, यानी इतना पॉसिबल हो उसमें इतने रिलैक्स्ड मूड में और उसके साथ रिलैक्स एनवायरनमेंट में वहां पे लेने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, ऐसे पेशेंट को एंटासिड्स वगैरह दी जाती है, ठीक है।
तो एंटासिड जो है हमेशा हम कभी कभी देखते हैं हम कैसे टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, तो एकदम से मील के बाद में पानी पीना हो गया तो एकदम से टैबलेट्स ले लेते हैं, ठीक है। पर एंटासिड जो जब भी पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को जब सजेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो हमेशा उसको मील के बाद में अबाउट 1 to 3 आवर्स के बाद में ही उसको लेना चाहिए एंटासिड्स को, ठीक है। या फिर जैसे बेड टाइम के टाइम पे जो है, बिफोर बेड टाइम जो है, ठीक है, तब आप लो तो अच्छा होगा। नहीं तो जो है मील्स के बाद में सीधा अगर लेना, ठीक है, वो बहुत गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकता है वहां पे, राइट। उसके बाद में जो मेन चीजें है एडिक्वेट रेस्ट, रिलैक्सेशन जो है और स्लीप बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो है बहुत वहां पे जरूरी होता है, राइट। तो इस तरह की चीजें आपको भी जो है जब डाइट प्लान बनाओगे तो एनर्जी किस तरह से होना चाहिए, प्रोटीन, उसके बाद में फाइबर किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का सजेस्ट करते हैं किस तरह की जो है वहां पे चीजें हमको डालनी है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये समझ में आया। उसके बाद में जो है इसका जो केस स्टडी है वो अभी HN के क्लास में मैं देती हूँ, ठीक है। तो HN के क्लास में इसका केस स्टडी दूंगी, उसको समझा के भी दूंगी किस तरह से आपको न्यूट्रिशनल गोल्स, न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस जो है, सॉरी प्रिंसिपल्स जो है और डाइटरी मॉडिफिकेशन वो किस तरह से लिखना है, ठीक है, तो वो भी एक बार समझा के दूंगी। तो आपका वो प्लान हो गया। उसके बाद में अगले जो कल तो छुट्टी होंगी, ठीक है, परसों जो है परसों पेप्टिक अल्सर हो गया, और कौन सा रह गया आपका लिवर सिरोसिस, राइट। तो लिवर सिरोसिस का मैं एक प्लान दे दूंगी आपको, ठीक है। तो ये आपके 2 फाइनल प्लान हो गए और बाकी के आप तो कर ही रहे हो, ठीक है। सो ये जो है आपको ग्रुप में ही परफॉर्म करना है, और उसके बाद ये पेप्टिक अल्सर का और लिवर सिरोसिस का मैं देने वाली हूँ, राइट। तो ये कंप्लीट प्लान मैं आपको दे दूंगी, तो आपको वैसे के वैसे ही लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। मतलब मैम जो आपने 5 बताए हैं वो और पेप्टिक अल्सर और ये जो दूसरा बता रहे हो ये इतना ही हाँ हाँ, करना है लिवर ना? सिरोसिस, हाँ हाँ, लिवर सिरोसिस है ना आपको मैनुअल में? यस मैम यस मैम, है। यस मैम है। अगर टाइम बच जाता है इसके बाद भी हमारे पास, तो फिर हम जो बचे हुए हैं एनीमिया और फीवर जो है वो ले लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि हमारे ओके मेन मैम, प्लान, ओके। हाँ मेन प्लान क्योंकि हमारे होने चाहिए ना, बाकी एनीमिया और फीवर जो है वो सिंपल ही प्लान्स है, पर ये 2 मैम प्लान। अंडरवेट और ओबेसिटी का आप न्यूट्रिशनल गोल्स और वो जो प्रिंसिपल्स है वो बताने वाले थे आज। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, तो अभी HN के क्लास में वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और केस स्टडी में भी मैं बता दूंगी पेप्टिक अल्सर का, ठीक है। ओके मैम, ओके ओके। प्लीज ध्यान देना, मुझे थोड़ा एकदम एकदम मैं भूल Yes. जाती हूँ। हाँ यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं, बाकी का जो है HN की क्लास में हम देखते हैं, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए।